बेटा जल्दी से लास्ट वाला रिवाइज कर लीजिए. विद इन अ मिनट वी विल स्टार्ट अ सेशन. सर यूनिट 4 स्टार्ट करनी है ना आपसे तो. Yes, बेटा. So we will start a session. आज से हम लोग यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं. यूनिट नंबर 4 बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन है. अभी तक हम लोगों ने क्या क्या फेजेस पढ़े थे. सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था रिक्वायरमेंट एनालिसिस. ठीक है, जिसमें ऐसा डॉक्यूमेंट्स और इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था. नाउ वी आर मूविंग टू द आफ्टर दैट वी आर मूविंग टू द सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग. सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है आपका सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है कि इम्प्लीमेंटेशन होता है. जो भी चीजें हम लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स में लिखी थी, ऑन द बेसिस ऑफ सारे डॉक्यूमेंट वी विल डिजाइन द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. जैसे हम लोगों ने किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया, द बेसिस ऑफ अ डिजाइनिंग, जैसा भी हम लोगों ने डिजाइन प्रोसेस किया था, जो भी नंबर ऑफ फेजेस को या नंबर ऑफ स्टेप्स को फॉलो करके हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डिजाइन बनाया था. लाइक जैसे अभी लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते थे डीएफडी के बारे में, डेटा फ्लो डायग्राम. ठीक है, या फिर हम लोग डेटा डिक्शनरी की बात करें या स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात करें, इन सारे जो मैकेनिज्म को रिव्यू करके हम लोगों ने अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन तैयार किया था. ऑन द बेसिस ऑफ द सॉफ्टवेयर डिजाइन वी आर मूविंग टू द इम्प्लीमेंटेशन फेज. ठीक है, कह रहा है कि द इम्प्लीमेंटेशन फेज इज the process of converting a system specification into a executable form या executable system. ठीक है, बेसिकली जो भी इम्प्लीमेंटेशन फेज है वो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस को एग्जीक्यूटेबल फॉर्म या एग्जीक्यूटेबल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं बेसिकली. राइट, कह रहा है कि इफ एन इंक्रीमेंटल अप्रोच इज यूज, अगर हम इंक्रीमेंटल अप्रोच को यूज करते हैं, इट में आल्सो इन्वॉल्व रिफाइनमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस. कहीं कहीं पर अगर हम लोग इंक्रीमेंटल अप्रोच को यूज करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम लोगों ने सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस बनाई हैं या सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग करी है, उसका एक प्रॉपर रिफाइनमेंट है. रिफाइनमेंट का मतलब होता है कि जो भी चीजें हम लोगों ने बनाई उसको प्रॉपरली चेक करना. ठीक है, और उस अकॉर्डिंग हम लोग का इम्प्लीमेंटेशन यानी कि एग्जीक्यूटिव फॉर्म बनाते हैं. राइट, software design is the descriptions of the structure of software development, software to be implemented. Basically हम लोग जो भी हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है ड्यूरिंग डिजाइन फेज, उसको सॉफ्टवेयर की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए डेटा मॉड्यूल्स को बनाना, डिफरेंट वेरियस इंटरफेसेस को क्रिएट करना बिटवीन द सिस्टम कंपोनेंट्स एंड द एल्गोरिथम. ये है एक बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन. यानी कि हम ये सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो भी चीजें हम लोगों ने एसआरएस डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करके डिजाइन किया है, उस डिजाइन को एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना बेसिकली प्रोसेस होता है इम्प्लीमेंटेशन, या फिर एक प्रॉपर मैकेनिज्म होती है इम्प्लीमेंटेशन. इतनी बात समझ में आई सभी को? यस या नो मैसेज करिए. बेटा सभी लोगों को समझ में आया जो बताया मैंने? मैसेज करिए जल्दी से. ओके, बाकी लोग मैसेज करिए. शिवांग, अक्षर, अजय सिंह चांदेल एंड ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द सेक्शन ई. राइट, आकाश उमर, वेरी गुड. ठीक है,
जब भी हम इम्प्लीमेंटेशन फेज को follow up करते हैं तो वहाँ पर बेसिकली बहुत सारे चैलेंज हमारे सामने आते हैं। उनमें से कुछ के बारे में हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। आप जैसा कि स्लाइड में देख पा रहे होंगे, सबसे पहला जो चैलेंज है वो आपका है कोड रीयूज, ठीक है, और दूसरा है वर्जन मैनेजमेंट, तीसरा है आपका टारगेट होस्ट, ठीक है। बात करते हैं हम कोड रीयूज की, तो इसमें कहा जा रहा है कि प्रोग्रामिंग इंटरफेस ऑफ प्रेजेंट डे लैंग्वेज आर वेरी मॉडर्न एंड आर एक्यूपाइड विद हंग्री लाइब्रेरी फंक्शंस। हंग्री लाइब्रेरी फंक्शंस का मतलब होता है कि बेसिकली जो भी इंटरफेस या जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम लोग इस टाइम पर यूज कर रहे हैं वो बेसिकली बहुत ही मॉडर्न लैंग्वेजेस का यूज किया जा रहा है, ठीक है। और जो भी लाइब्रेरी फंक्शंस यूज करते हैं वो लाइब्रेरी फंक्शंस तो बेसिकली हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और बहुत ही मॉडर्न लाइब्रेरी का यूज किया जाता है, जिससे कि हमारा जो भी सॉफ्टवेयर बन के आए वो बेसिकली नई टेक्नोलॉजी से भरपूर हो और उसमें नई नई फंक्शनलिटी का यूज किया गया, राइट। पहले टू ब्रिंग द कॉस्ट डाउन ऑफ एंड प्रोडक्ट, अगर हम अपने प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको कम करना चाहते हैं, ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट प्रेफर टू रीयूज द कोड। बेसिकली अगर हम अपने सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है उसको कम करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो भी कोड बने बनाए हैं उनको दोबारा से रीयूज करना पड़ेगा, यानी कि हम नई फंक्शनलिटी या नए कोड को अगर दोबारा से डेवलप करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें अपने सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी मैनेजमेंट ये चाहता है कि वो मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम बेनिफिट गेन करें, राइट। तो हम उस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम कोड रीयूजेबिलिटी का यूज करते हैं, फाइन। ये पहला पॉइंट था, क्लियर हुआ सभी को? कोड रीयूज वाला बेटा पॉइंट समझ में आया सभी को? दिस वन जो चैलेंज आता है सबसे पहला कि अगर हम अपने सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को रीयूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कौन सा मैकेनिज्म यूज करनी पड़ेगी? कोड रीयूज करना पड़ेगा, ओके। सेकेंड है हमारा वर्जन मैनेजमेंट। वर्जन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कह रहा है कि एवरी टाइम न्यू सॉफ्टवेयर इज इशूड टू द कस्टमर, डेवलपर हैव टू मेंटेन द वर्जन एंड कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशंस, ठीक है। बेसिकली इसमें कहा जा रहा है कि जब भी हम लोग वर्जन मैनेजमेंट की बात करते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की बात करते हैं तो मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग हमें अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन भी करना पड़ता है, ठीक है। हम उसकी कॉन्फ़िगरेशंस को मेंटेन करते हैं, हम उसके वर्जन्स को मेंटेन करते हैं और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को भी मेंटेन करते रहते हैं, ठीक है। क्यों मेंटेन करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं नए नए लाइब्रेरी फंक्शंस, नई नई फंक्शनलिटी मार्केट में आती रहती है। तो अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को बार बार टाइम टू टाइम मेंटेन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो लैग करने लगेगा, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी। तो वर्जन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो भी अपडेशंस आए उनको हम प्रॉपर्ली अपने सॉफ्टवेयर में क्या करते रहें, टाइम टू टाइम मेंटेन करते रहें, उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी मेक ओवर करते रहें। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आई बेटा वर्जन मैनेजमेंट की बात? यस या नो? दोनों पॉइंट समझ में आ गए? मैसेज करिए। अक्षय, आकाश, आया? आंसर करते रहिए बेटा, बिना आंसर के समझ में नहीं आएगा कि आप लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं, राइट। तीसरा है हमारा टारगेट होस्ट। टारगेट होस्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी हम उसको डिप्लॉय करें, डिप्लॉय का मतलब कह रहा है कि द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच इज बीइंग डेवलप्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू डिजाइन फॉर होस्ट मशीन एट द कस्टमर एंड। होस्ट मशीन क्या होता है? होस्ट मशीन बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसको हमें इंटरनेट पर होस्ट करना पड़ता है, ठीक है। होस्ट मशीन का मतलब होता है कि उस सॉफ्टवेयर को जहाँ पर भी हम चलाना चाहते हैं तो उनके कंप्यूटर सिस्टम पर हम उस सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं? होस्ट करते हैं, यानी कि उनकी मशीन्स पर या उनके कंप्यूटर्स पर हम अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। होस्टिंग का मतलब इंस्टॉलेशन होता है, और इंस्टॉलेशन करने के लिए अगर हम वेब सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें इंटरनेट का स्पेस लेना होता है और उस स्पेस पर हम उस सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं? होस्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। बट एट टाइम इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ सॉफ्टवेयर दैट वर्क ऑन द टारगेट मशीन। इस टाइम पर बेसिकली ये डिफिकल्ट होता है कि हम किसी की टारगेटेड मशीन पर कोई भी सॉफ्टवेयर को बना सकें। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि हर एक मशीन पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमें चाहिए
ये नेसेसरी नहीं है कि वो कॉन्फ़िगरेशन का सॉफ्टवेयर सामने वाले के सिस्टम पर अवेलेबल हो, ठीक है। तो हम लोग टारगेट होस्ट मशीन पर हम चीजें नहीं बना सकते हैं। बेसिकली हम उसको बनाते कहाँ हैं, अपने सॉफ्टवेयर को अपने कंपनी के अंदर उसको हम डेवलप करते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस की रिक्वायरमेंट्स होती है उसको फुलफिल करते हैं। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर हम उसको क्लाइंट साइड पर जाकर या कस्टमर साइड पर जाकर उसको क्या कर देते हैं, होस्ट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आकाश समझ में आया बेटा? गुड। अब इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज हैं यहाँ पर देखिए दिए गए हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन इंस्टॉलेशन। देखिए कई बार क्या होता है कि आप देखिए आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर इंस्टॉलेशन के टाइम पर कुछ लाइब्रेरी फंक्शन अगर उसमें प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हो पाते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर सही से इंस्टॉल नहीं होगा, उसकी सारी फंक्शनलिटी सही से वर्क नहीं करती है, ठीक है। एक इंस्टॉलेशन इशू भी आ सकता है। चेंज ओवर इशू। चेंज ओवर का मतलब कि अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को डिफरेंट मशीन्स पर बार बार चेंज करते रहेंगे। पहले हमने किसी विंडो मान लीजिए हमने किसी एक ऐसे सिस्टम पर इंस्टॉल किया जो विंडोज से रिलेटेड प्लेटफॉर्म था, तो वहां पर इंस्टॉल किया, उसके बाद फिर विंडो 10 फिर लिनक्स। तो बार बार अगर हम सॉफ्टवेयर को अलग अलग मशीन्स पर डिप्लॉय करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। चौथा है मार्केटिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। अगर हम प्रॉपरली अपने सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग नहीं करेंगे तो कस्टमर को उससे रिलेटेड फंक्शनलिटीज, उससे रिलेटेड जो भी फीचर्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस नहीं होगी, तो प्रॉपर मार्केटिंग का भी एक इशू आ सकता है अगर हम नहीं करते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। कुछ सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होगा, देखा होगा आपने कि कुछ सॉफ्टवेयर मोजिला पर वर्क करते हैं, फायरफॉक्स पर वर्क नहीं करते हैं, सॉरी क्रोम पर वर्क नहीं करते हैं, राइट, ओपेरा पे नहीं चल रहे हो। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट इश्यूज आ सकते हैं ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन। कोड वो कन्वर्जन, प्रॉपरली कोड को हम लोगों ने अगर कन्वर्ट नहीं किया है तो वो इशू आ सकती है। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि अगर हम उसको कस्टमर एंड पर लगाते हैं और उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फंक्शनलिटी को अगर हम कस्टमर को नहीं बताते हैं तो कहीं ना कहीं जो है एक इशू जनरेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग इश्यूज। होता है समरी एंड कंक्लूडिंग रिमार्क्स। समरी एंड कंक्लूडिंग रिमार्क्स का मतलब होता है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना, ठीक है। यानी कि चीजों को प्रॉपरली अगर हमने डॉक्यूमेंट्स नहीं किया है तो वो भी एक इशू के तरीके जनरेट होगा। मान लीजिए कोई नया डेवलपर आता है तो वो इन सारी चीजों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, राइट। समझ में आ गए इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं? सभी को समझ में आया बेटा? आया नाम में आंसर करिए। शिवांश, यस, ओके। हर्षपाल, बाकी स्टूडेंट्स बेटा आंसर करिए। आनंद तिवारी, अंकित, अनिकेत, अनुराग दत्त, अनुराग मिश्रा, जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। ओके, यस सर। ओके। फिर बेटा है आपका प्रोग्रामिंग सपोर्ट इन्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पर गुड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं, लिखे हुए हैं। इनको जरा एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सभी को विजुअल हो रही है स्क्रीन? प्रॉपर विजुअल है? ये जूम कर दें? जूम की रिक्वेस्ट नहीं है बेटा किसी को? नो सर। जल्दी से पढ़ लीजिए प्रोग्रामिंग सपोर्ट इन्वायरमेंट। जहाँ पर आपको जहाँ डार्क दिख रहा है उसके ठीक नीचे का टॉपिक है प्रोग्रामिंग सपोर्ट इन्वायरमेंट। एक बार जल्दी से रीड करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, हम किसी से भी पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, ओके। और नो वन कैन लेफ्ट द क्लास।
शिवांश अटेंडेंस भेज दीजिएगा। अमन, अमन आए, अमन भल्ला, अमन आर यू देयर? नहीं, शिवांश मुझे अटेंडेंस जरूर सेंड कर दिया करिए स्क्रीनशॉट लेके, ओके? देखिए, प्रोग्रामिंग सपोर्ट एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि एक प्रॉपर एनवायरनमेंट जहां पर हमारे पास में प्रॉपर हार्डवेयर और प्रॉपर सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल हो फॉर दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, कह रहा है कि एनवायरनमेंट रेफर टू द कलेक्शन ऑफ ए हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर टूल अ सिस्टम डेवलपर यूज टू बिल्ड द सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते समय वी नीड अ प्रॉपर हार्डवेयर एंड प्रॉपर सॉफ्टवेयर टूल। ठीक है, by programming environment we means that support only the coding phase of a SDLC। basically environment का मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम अपने सॉफ्टवेयर को प्रॉपर्ली यूज कर सके और SDLC के जितने भी फेजेस हैं उनको हम लोग प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सकें। हमारे पास में बेसिकली SDLC का मतलब सभी लोगों को पता है, होता है। अब SDLC का मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, राइट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि उससे रिलेटेड सारे फेजेस को हम अपनी कोडिंग में इंक्लूड कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है कि कोडिंग इज अंडरटेकन वंस द डिजाइन फेज इज कंप्लीटेड। जैसे ही हमारा डिजाइन फेज कंप्लीट होता है, हमारा जो कोडिंग वाला पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है, राइट? एंड द डिजाइन डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सक्सेसफुली रिव्यू। और जो भी हमारा जो डिजाइन डॉक्यूमेंट्स है उसको हम लोग सक्सेसफुली जब रिव्यू कर लेते हैं तभी हम लोग अपने कोडिंग फेज को स्टार्ट करते हैं, राइट? कह रहा है कि नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि डिजाइन डॉक्यूमेंट्स कंटेन हाई लेवल डिजाइन। बेसिकली ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि हमारा जो कोडिंग पार्ट है वो डिजाइन के ऊपर डिपेंड है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिजाइन डॉक्यूमेंट्स है वो बेसिकली हाई लेवल की डिजाइनिंग होती है, जिसके बेसिस पर हम लोग कोडिंग को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोडिंग फेज इज टू ट्रांसफॉर्म द डिजाइन ऑफ अ सिस्टम इनटू द कोड ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। जैसा अगर हमें पता है कि हाई लेवल की अगर हमारे पास में डिजाइनिंग होती है तो हम उसके बेसिस पर हाई लेवल के कोड को भी जनरेट करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि गुड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर द प्रोग्रामिंग टू गो थ्रू द सम स्टैंडर्ड स्टाइल ऑफ द कोडिंग। बेसिकली जब हम लोग कोडिंग करते हैं तो वहां पर कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। वो क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। पहला कह रहा है, अब पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स गिव्स अ यूनिफॉर्म अपीयरेंस टू द रेटेड बाय द डिफरेंट इंजीनियर्स। बेसिकली एक यूनिफॉर्म कोड है जो डिफरेंट इंजीनियर्स के द्वारा लिखा गया है और हम लोग उसी यूनिफॉर्म कोड को अपने कोडिंग स्टैंडर्ड में इंक्लूड करते हैं। ठीक, समझ में आया सभी को? पहला पॉइंट आया ना? बताइए बेटा, समझ में आया पहला पॉइंट? सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि इट फैसिलिटेट कोडिंग अंडरस्टैंडिंग। कोडिंग अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि जो भी हम लोग कोड इम्प्लीमेंट करें या जो भी कोड हम लोग लिखें वो कोड प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भी यूजर उस कोड को यूज करे या जो भी प्रोग्रामर उस कोड को रीड करे वो आसानी से अंडरस्टैंड कर पाए। थर्ड पॉइंट, इट प्रमोट गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस। ये बेसिकली एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो अप करता है या प्रमोट करता है। क्लियर? तीनों पॉइंट समझ में आ गए सभी को? आए ना? क्या सुनो बेटा, ऐसा छोड़ो जल्दी से। गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है इसी से, ये सब आपका कोडिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड ही है। रीडेबिलिटी, एक बार इसको जरा रीड करिए सभी लोग, पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, जल्दी से इसको पढ़िए। रीडेबिलिटी टॉपिक को सभी को विजुअल हो रहा है? रीडेबिलिटी आए ना? जल्दी से इसको रीड करिए।
अभय एंड शिवांश पढ़ रहे हैं ना आप लोग? आदित्य, आकाश, सभी लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? आंसर करिए। ओके, जल्दी से पढ़िए। अभय ने आंसर किया, बाकी स्टूडेंट नहीं आंसर कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना है, किसी से भी पूछ सकते हैं भाई। जल्दी से पढ़िए बेटा। नो वन कैन लेफ्ट द क्लास। जो 2 स्टूडेंट्स लेफ्ट हुए हैं उनसे बोलिए तुरंत ज्वाइन करें। यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जल्दी से पढ़िए, क्लास कोई नहीं लीव करेगा। यस शिवांश, बताइए रीडेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आकाश, कोमल, यस सर। बताइए बेटा रीडेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सर रीडेबिलिटी मतलब सर जो कोड हम लोग लिख रहे हैं वो इजी टू फॉलो और लॉजिकल बेस्ड पे हो। जैसे जिस तरह से हम लोग कोड लिखते हैं तो हर एक लाइन में कमेंट पास करें जिससे जो यूजर कोड को रीड कर रहा है वो आसानी से कोड को रीड कर सके। और उसमें सर जो इंडेंटेशन कोई एरर ना हो, एक प्रॉपर सिंटैक्स हो और एक प्रॉपर फॉर्मेट में कोड को रीड एंड राइट किया गया हो। और सर स्ट्रक्चर उसका कोड का स्ट्रक्चर क्लियर हो, क्लियरली विजिबल हो और जो मोटिव है हम लोग का वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। और सर सर जो चॉइस ऑफ लूप्स या फिर हम लोग कोई भी वेरिएबल देते हैं, वेरिएबल इस हिसाब से देना चाहिए जो यूजर कोड को रीड कर रहा है। सर वेरिएबल उसको मतलब प्रोग्राम के हिसाब से सर पता हो कि हाँ ये वेरिएबल किस हिसाब से लिया गया है। गुड। रीडेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर हम लोग प्रॉपर जो भी कोड हम लिख रहे हैं वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपर उसका एक स्ट्रक्चर और क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। साथ में हम लोग उसमें प्रॉपर कमेंट्स, प्रॉपर ग्रुपिंग स्ट्रक्चर्स को यूज करें, ठीक है। जो भी वेरिएबल्स लें उनके नेम्स प्रॉपर डिटरमाइन करे गए हों, जिससे कि कोई भी यूजर या कोई भी ह्यूमन उसको आसानी से रीड कर सके। बात समझ में आ गई सभी को? हाँ है ना? यस सर। गुड। अब इसमें कह रहा है कि कोडिंग स्टैंडर्ड टू मैंडेटरी फॉलो द प्रोग्रामिंग एंड कंपाइलेशन, यानी कि कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिसको फॉलो करने होते हैं। उसमें से ये 4 स्टैंडर्ड्स हैं। जल्दी से पढ़िए इनको, कोडिंग स्टैंडर्ड्स को फटाफट पढ़िए और हम पूछेंगे अभी। जल्दी से पढ़ेंगे इसको। यस, फर्स्ट पॉइंट कोई बताएगा? फर्स्ट पॉइंट कोई बताएगा भाई? एनीवन? अभय, शिवांश, कोई बताना चाहेगा? अनुराग? मीन्स इसमें ये होता है कि प्रोग्रामर ये डिसाइड करता है कोडिंग करते समय कि जो भी डेटा हम लोग ग्लोबल डेटा हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं वो हमें शो करना है किसी को कि नहीं करना है। मतलब जब भी वेबसाइट वगैरह बनती है तो उसमें जो डेटा होता है वो प्रोग्राम सेट करता है कि हमें कस्टमर को या यूजर को शो करना है या नहीं करना। करेक्ट। इसमें कह रहा है कि रूल्स ऑफ लिमिटिंग द यूज ऑफ द ग्लोबल डेटा,
यानी कि जो भी ग्लोबल डेटा हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि क्या हम उस ग्लोबल डेटा को ओपन करना चाहते हैं फॉर ऑल यूजर्स, डिक्लेयर करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अगर हम डिक्लेयर करना चाहते हैं तो ये ग्लोबल डेटा को डिक्लेयर करेंगे, अदरवाइज अभिषेक ने बोला है कि कौन सा डेटा किसको शो करना है, ग्लोबल डेटा की बात है, बिल्कुल सही है। किस डेटा को हमें यूजर के सामने शो करना है और किस डेटा को यूजर के सामने शो नहीं करना है। वेरी गुड अभिषेक। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द हेडर ऑफ ए डिफरेंट मॉड्यूल शुड बी स्टैंडर्ड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हेडर या डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन हमारी जो है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टैंडर्ड है वो फॉलो करनी चाहिए, राइट। तीसरा है ग्लोबल वेरिएबल्स वुड ऑलवेज स्टार्ट विद अपर केस लेटर्स। जितने भी आपके ग्लोबल वेरिएबल्स हैं उनको हम लोग अपर केस लेटर्स यानी कि कैपिटल लेटर्स से शो करते हैं, और जो भी आपके लोकल वेरिएबल्स हैं उनको हम लोग स्मॉल लेटर से शो करते हैं, और जो भी आपके आइडेंटिफायर्स हैं उनको कह रहा है कि एंड द कॉन्स्टेंट आइडेंटिफायर शुड बी फॉर्म विद कंप्लीट अपर केस, यानी कि कंप्लीटली अपर केस से फॉलो करते हैं, ठीक है। जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल से होगा, बाकी स्मॉल हो सकते हैं। लेकिन जो आपके आइडेंटिफायर्स हैं उनको ऑलवेज यानी कि सारे ही लेटर्स हमारे जो है वो अपर केस लेटर्स होंगे, ठीक है। एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है। चौथा है कि जो एरर्स हैं उनको हम लोग एक प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रॉपर फंक्शनैलिटी के थ्रू डिफाइन करते हैं। जैसे कि हम लोग पता है कि अगर कोई एरर आती है तो उसके लिए कैच ब्लॉक या थ्रो ब्लॉक का यूज करते हैं, पता है ना, पता है सभी को, आए ना? यस सर। राइट, ठीक है। तो उसके थ्रू हम लोग डिफाइन करते हैं एरर्स को। ये एक प्रॉपर कोडिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब कोडिंग गाइडलाइंस भी मैंने यहाँ पर डिस्कस करी हुई है, एक बार जरा इसके ऊपर नजर मार लीजिए फटाफट सर, एक बार रीड करिए फटाक से। चल रही दोनों एक और बोले तो सारे रिवाइज हो गए पूरे ना बोलते कल कर दो जाओ ऐसे जाओ ना नाटक में तो पीछे से चले जाओ अगर तुमको कौन बता दिया वही फोन बैठ के वो जो बिस्तर यस बेटा, कोडिंग गाइडलाइन पढ़ी सभी लोगों ने, किसी को कोई डाउट तो नहीं है कोडिंग गाइडलाइंस में? देखिए कोडिंग गाइडलाइंस के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, हमको बता दे रहे हैं, पॉइंट वाइज में मेंशन है। कह रहा है कि कोड शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, जो भी कोड लिखा जाए वो प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट में कह रहा था साइड इफेक्ट ऑफ अ फंक्शंस कॉल इनक्लूड द मॉडिफिकेशंस टू द पैरामीटर पास बाय रेफरेंस, ठीक है। ये सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, पासिंग द पैरामीटर्स कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय पैरामीटर्स पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। उनको प्रॉपर्ली कॉल किया जाए, मॉडिफाई किया जाए, ग्लोबल वेरिएबल्स को इनपुट और ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाए, ठीक है। इसके ऐसे करने से क्या होता है कि जो भी आपका डिफिकल्ट कोड होता है वो आसानी से अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, ठीक है। तीसरा है द यूज ऑफ वेरिएबल्स ऑफ अ मल्टीपल प्रोसेस या मल्टीपल पर्पस कैन लीड टू कंफ्यूजन एंड मेक इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कोड। बिल्कुल सही है अभिषेक, कमेंट लाइन मस्ट बी होनी चाहिए।
तो होता है कि द कोड शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड विद एटलीस्ट वन कमेंट लाइन। हर एक वेल डॉक्यूमेंटेड का मतलब कि अगर हम कोई कमेंट करना चाहते हैं तो उसको प्रॉपर स्लैश के थ्रू मेंशन करें, आपको पता है, ठीक है। लेंथ ऑफ एनी फंक्शन शुड नॉट एक्सीड 10 सोर्स लाइन, यानी कि किसी भी फंक्शंस की जो लेंथ है वो 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 10 सोर्स लाइन्स के अंदर ही हम लोग फंक्शंस को क्रिएट करें। एंड डू नॉट यूज टू गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। गो टू स्टेटमेंट आपको पता ही है, सी में यूज किया गया गो टू स्टेटमेंट का, तो उससे हमारा जो कोड का जो फ्लो है वो मूव करता है फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप गो टू स्टेटमेंट के थ्रू, राइट। मालूम है ना गो टू स्टेटमेंट सभी को, शिवांश एंड ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, गो टू स्टेटमेंट पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, कोड रिव्यू की बात करते हैं जल्दी से, एक बार नजर मारिए फटाफट, हम इसको डिस्कस करते हैं। आपको रीड करने के लिए इसलिए बोलते हैं जिससे कि आप लोग एक बार इसको अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो अगर हम आपको समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे क्या आप बताते चल रहे हैं तो फिर वो थोड़ा सा वैसा हो जाता है, समझ में कम आता है। ऐसे आप लोग एक बार इसको रीड कर लेते हो तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाते हो। एम आई राइट? ऐसा है कि नहीं है, बताइए। गुड, जल्दी से पढ़िए। नहीं बैठ गया। अच्छा 2 घंटे तक हमसे बोलोगे नहीं कुछ भी, फलाना मुकदमा कुछ नहीं। हाँ मुझे ये सिर्फ 1 घंटे के बाद, 2 घंटे में सिर्फ 2 बार चाहिए बोलना, बिल्कुल नहीं। ये समझ तुम्हारी जल्दी से रिव्यू कर लीजिए। कोड रिव्यू के केस में हम लोग एलिमिनेशन वगैरह का पढ़ते हैं कि कैसे हम कोड को रिव्यू करने का मतलब होता है कि जो भी हम लोगों ने कोड बनाया हुआ है उसको कोई भी नया प्रोग्रामर आसानी से पढ़ सके, ठीक है, और उसमें जो भी डिफिकल्टीज आई हैं या जो भी एरर्स आई हैं उनको एलिमिनेट कर सके, ठीक है। पूरे कोड को रिव्यू करना मतलब प्रॉपर उसके जो मेथड्स है, प्रॉपर फंक्शनैलिटी है, उनको फटाफट रीड करना, टेस्ट करना, डिबग करना और उसको करेक्ट करना, ठीक है। वही यहाँ पर दिया हुआ है, जल्दी से नोट करिए। सॉरी, हाँ तो ये दूसरी है ना, त्रिकोणमिति फलन फलन साइन इनवर्स एक्स का आलेख कहाँ एग्जिस्ट करता है? मतलब होता है ना कि 1/2 -1/2 से +1/2 के बीच में ही इसका आंसर आएगा, तो वैसे ही बताओ। अब प्रांत क्या होगा? प्रांत -1 से 1। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। किसी को कोई डाउट है कोड रिव्यू में? किसी को कोई डाउट है बेटा? टेस्टिंग, डिबगिंग और करेक्टिंग ऑफ एरर्स, ये सभी को पता है, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ कोड रिव्यू होता है, एक पहला होता है कोड वॉक थ्रू और गाइडलाइन फॉर द कोड वॉक थ्रू यहाँ पर दी गई हैं, और दूसरा होता है कोड इंस्पेक्शन। पहला होता है कोड वॉक थ्रू और दूसरा होता है कोड इंस्पेक्शन। कोड वॉक थ्रू का मतलब एक इनफॉर्मल कोड एनालिसिस टेक्निक है बेसिकली कोड वॉक थ्रू,
In this technique, a module is taken for review. After the module has been coded, compile and syntax error have been eliminated. ठीक है, इसमें हम लोग सिंटेक्स को एलिमिनेट करते हैं, प्रॉपरली कोड को रिव्यू करते हैं और कंपाइल करते हैं. मेन ऑब्जेक्टिव टू डिस्कवर द लॉजिकल एरर इन द कोड. कोड वॉक थ्रू के थ्रू हम लोग लॉजिकल एरर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. ठीक, उसी के कंपैरिजन में अगर हम लोग कोड इंस्पेक्शंस की बात करते हैं तो कोड इंस्पेक्शंस का मतलब क्या होता है? In this, the code is examined for the presence of some common programming errors. यहाँ पर बेसिकली जो common errors आती है उनको हम लोग eliminate करते हैं. This is an contrast to the hand simulations, यानी कि dummy of a code execution. Dummy of a code execution का मतलब कि हम लोग जो errors आ रही होती हैं उनको find out करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डमी एग्जीक्यूशन कराते हैं अपने पूरे मॉड्यूल्स का. ठीक है, और उसके थ्रू जो छोटी छोटी एरर्स आती हैं उनको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं या एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, कह रहा है कि इट चेक्स सम कॉमन टाइप्स ऑफ एरर दैट यूजुअली डेवलप इन द कोड ड्यू टू द प्रोग्रामिंग ओवरफिट एंड चेक वेदर द कोडिंग स्टैंडर्ड हैव बीन एडॉप्टेड, यानी प्लान किया गया हो. ओके, हम यहाँ पर ये भी चेक करते हैं कि जब भी प्रोग्रामर ने इसको डिजाइन किया हो या इसको मतलब जब कोड डिजाइन किया गया होगा उस टाइम पर जो छोटी छोटी एरर्स आती है जिसको प्रोग्रामर छोड़ देते हैं, उन एरर को कोड इंस्पेक्शंस के टाइम पर हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं. क्लियर हो गया दोनों, कोड वॉक थ्रू और कोड इंस्पेक्शंस? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? एक बार देख लीजिए, गाइडलाइंस दोनों पढ़ लीजिए, कोई डाउट लगे तो बताइए. तुमका यार रोज रोज पूछे को बात है ना कि हम कहाँ पढ़ा एक बार बता देते वो भी नहीं कंप्लीट होता, रोज भी पूछना होता है कि क्या पढ़ा. चलिए पहला पॉइंट सुनाइए, ये इट शुड बी बिटवीन 3 to 7 मिनट मतलब क्या हुआ? कौन सा बेटा? चलिए गाइडलाइंस फॉर कोड वॉकथ्रू, ये लास्ट लाइन है समझ में आ रही है. जो पहला पॉइंट है, यस सर, ये पहला. ओके, इसमें कह रहा है कि द टीम परफॉर्मिंग द कोड वॉक थ्रू शुड नॉट बी आइदर टू बिग और नॉट स्मॉल. इसका मतलब ये है जो कोड वॉक थ्रू जिसमें बेसिकली टीम होती है जो उस प्रॉपर कोड को चेक करती है, एग्जामिन करती है. वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो उसकी जो टीम मेंबर्स का जो साइज होता है वो 3 से 7 मेंबर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 3 या तो 4 या तो 5, मतलब 7 से ज्यादा नहीं होने चाहिए. 3 से कम ना हो, 7 से ज्यादा. ओके सर, ठीक है, पढ़ लीजिए. और कोई डाउट लगे बताइए, किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट लगे पूछ लीजिए बेटा. अनुराग दत्त, शिवम अग्रवाल, शिवांग अवस्थी. शिवांग समझ में आ रहा है बेटा? शिवांग के गुप्ता मैसेज करो. शुभम सिंह, सभी को समझ में? कोई डाउट तो नहीं हो रहा है बच्चे? मैसेज करो जल्दी से. ओके, ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में. फटाफट बेटा स्लाइड चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट वेट करिए, बस आ रही है नेक्स्ट स्लाइड. देखिए सभी को स्लाइड ओपन हो गई है, बिल्कुल विजुअल हो रही है. यस और नो? इसमें बेटा जो भी हम लोग कोड को रिव्यू कर रहे हैं या जो भी डिजाइन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हम लोग जो भी कोड बनाते हैं सॉफ्टवेयर का, उसका भी हमें डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है. ठीक है, और क्योंकि हर एक चीज अगर जब प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होगी तो जब फ्यूचर में हमें अगर उस कोड को रिव्यू करना होगा
तो हम उस डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से पूरे कोड को आसानी से रिव्यू कर सकते हैं, राइट। एक बार, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशंस मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ, एक बार जरा इसको रीड कर लीजिए। अगर कोई डाउट लग रहा हो तो बताइए सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशंस में। ठीक है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन डेवलपमेंट का है बेसिकली। ठीक है, इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था डॉक्यूमेंटेशन, वो डिज़ाइन का था। सबसे पहले जो पढ़ा था वो SRS था, उसमें आपके रिक्वायरमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन किया जाता। ओके, सभी में डिफरेंस है। यहाँ पर बेसिकली कोड से रिलेटेड है, जहाँ पर बेसिकली सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट से डॉक्यूमेंट, देखिए यहाँ लिखा भी है, डिजाइन डॉक्यूमेंट, टेस्ट डॉक्यूमेंट, इंस्टॉलेशन मैनुअल, गुड्स एक्सेट्रा, ये सब डॉक्यूमेंटेशन के ही पार्ट है। ठीक है, गुड डॉक्यूमेंटेशंस आर वेरी यूजफुल एंड सर्व द फॉलोइंग पर्पस। कौन कौन से टॉप पॉइंट है, जल्दी से कर दीजिए। कोई डाउट लगे तो बताइए। सी बन गया होगा। R1 कैसे लिखते हैं? R कैसे लिखते हैं? R ऐसे लिखते हैं और C ऐसे लिखते हैं, ठीक है? ये R और C ऐसे हाँ, इसको कॉलम बोलते हैं। तो C लिखो 1 1 1। अब दूसरा आप भी ओके, बहुत इजी है, इसीलिए हमने इसको कई बार पढ़ाया भी है, इसीलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। R होगा। यहाँ पर दो तरीके के बेटे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन। एक बार देख लीजिए। ये रुको 2 2 रुको। इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन में फॉलोइंग पॉइंट्स होते हैं। कह रहा है कि सोर्स कोड में प्रॉपरली कमेंट होना चाहिए, और एक प्रॉपर जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं उनका नेम होना चाहिए, फंक्शंस के नेम होने चाहिए, कोड प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए, एन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स को डिफाइन करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए कोड का। ठीक है, कांस्टेंट आइडेंटिफायर अभी अपने आपको बताया था, सभी कांस्टेंट आइडेंटिफायर्स कैपिटल लेटर्स में होते हैं। ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को भी यूज किया जाना चाहिए, इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन बताया जाता है। फाइन, एक्सटर्नल्स में जल्दी से पढ़ लीजिए एक्सटर्नल वाले पार्ट को। सर ये सिर्फ पॉइंट बता दीजिए, यूज ऑफ इन्यूमरेटेड टाइप्स। इन्यूमरेटेड डेटा टाइप में बेटा जैसे कि आप लोग मंथ को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, या डेट को, मंथ में प्रॉपर डेट को मेंशन करना चाहते हैं, तो उसका एक फॉर्मेट होता है ना, पहले डेट आएगी, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा। तो उस तरीके से जो डेटा टाइप होता है वो आपका एन्यूमरेटेड डेटा टाइप होता है। एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशंस को जल्दी से पढ़ेंगे। मतलब सर इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन होता है सॉफ्ट कॉपी और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन होता है हार्ड कॉपी, अगर बेसिक डिफरेंस देखा जाए तो। बिल्कुल सही, इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन में इंटरनली जो भी फंक्शनैलिटी हैं, वेरिएबल्स हैं, उनको डिफाइन किया जाता है, और एक्सटर्नल में प्रॉपर्ली हम लोग उसका हार्ड कॉपी जब लेते हैं, ठीक है, प्रिंट कराते हैं जिसको। जल्दी से रीड कर लीजिए, और कोई डाउट लगे बताइए। बस इतना ही बात है। तो दोनों को ब्रैकेट एक ही से करना चाहिए ना, हम का जाना लेकिन उठारा इस बात है चाहे देखा हम सारणी आ गई ए थे मेन पहचान होती सारणी आ गई होगी। तुम सामने गाना कहीं लगा हुआ है क्या जिंदा क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी हम बताएंगे इसको नेक्स्ट क्लास में ही। एक बार विजिट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, एक बार रीड कर लीजिए, लेकिन सभी लोग।
तुम कहाँ बताओ ये क्या बताओ आरडी साहब दैया हाँ कितने बताओ कितने सिम बताओ हमें फंक्शन के तुमको पता नहीं आवे सारणी में भी एक बताया एक दो बताए उसमें मेन चीज गुणनफल जो होती है वो बताए ये बता दे गुणनफल गलत है गुणनफल जब संभव है नहीं है तो हमने क्या करवा दिया तो ये तो पता होना चाहिए ना कि संभव है कि नहीं है तो संभव नहीं संभवात है स्वात है एक सवाल है इसे गुणा करने का अच्छा ढूंढ के दिखा ऐसा ले नहीं एक्सरसाइज संभव बाय इसका सवाल चेक करते हैं कि संभव है कि नहीं हमारे टीचर के कॉपी है देख जैसे हम फाड़ दिनो कि ना फाड़ दिनो कौन धरा लगा ले हाँ अंकल अब दोबारा दे आपो ना करी का पाऊँ एक बार दे दी ना कि उनका ने कवर चढ़ा के फिर ओके दे दे टीचर ने नहीं करा बस बोलना बंद चलिए इसको पढ़ के आइएगा नेक्स्ट क्लास में, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। देखो